अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए उपवास क्या यह मदद करता है और क्या यह लंबे समय तक टिकाऊ है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और पानी के उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग और यहाँ तक कि दिन में एक बार भोजन करने जैसे उपवास के विभिन्न प्रकारों में गहराई से उतरेंगे। साथ ही कीटोसिस के फायदे और नुकसान भी तौलेंगे। नमस्ते, मैं डॉ चानू दसारी हूं, एक सर्जन जो माइंड गट इम्यूनिटी पद्धति का उपयोग करके जटिल सूजन को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में विशेषज्ञता रखते हैं। पिछले 12 वर्षों में हमने अपनी कार्यप्रणाली को परिष्कृत किया है और हजारों मरीजों को स्वस्थ होने में मदद की है। हम अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी स्थितियों को देखते हैं और जड़ समस्या का समाधान करते हैं। जैसा कि आप इस विषय पर सैकड़ों शोध पत्रों से जान चुके हैं, आंत माइक्रोबायोम अल्सरेटिव कोलाइटिस प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम इन समस्याओं को कैसे ठीक करते हैं, तो मेरे साथ एक डिस्कवरी कॉल शेड्यूल करें और मैं आपको शुरुआत करने में मदद करूंगा। यहाँ कुछ अध्ययन दिए गए हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्थिति में उपवास का वर्णन करते हैं। यहाँ 2023 का एक अध्ययन है जो आईबीडी रोगियों में भोजन से परहेज और उपवास के बारे में है, और 2020 का एक अध्ययन है जो सूजन आंत्र रोग के मरीजों के लिए उपवास के लाभों पर सवाल उठाता है। मैं इन उपवास से संबंधित अध्ययनों को विस्तार से समझाऊंगा और यह भी साझा करूंगा कि यह समय के साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस को कैसे प्रभावित करता है, इस पर मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभव क्या हैं। माइल्ड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में खरबों प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं जो आपकी आंत में हो रही घटनाओं पर प्रतिक्रिया करती हैं। अब आपकी आंतों में वास्तव में क्या है? मुख्य रूप से इसमें भोजन और बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें बैक्टीरिया, फफूंद और वायरस शामिल हैं। ये सूक्ष्म जीव भोजन को पचाते हैं और द्वितीयक और तृतीयक मेटाबोलाइट्स बनाते हैं जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकते हैं। इसलिए केवल सही प्रकार के भोजन पर ध्यान देना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इस समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए एक स्वस्थ और संतुलित माइक्रोबायोम बनाए रखना भी आवश्यक है। मैं आपको यह भी प्रोत्साहित करता हूं कि आप मेरी दूसरी वीडियो देखें जिसका शीर्षक है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए आदर्श आहार, जिसका लिंक मैंने नीचे विवरण में दिया है। उस वीडियो में मैं उन 4 मानदंडों के बारे में बताता हूं जिनका उपयोग मैं यह मूल्यांकन करने के लिए करता हूं कि कोई आहार प्रभावी है या नहीं, और मैं आपको इसका एक पूर्वावलोकन भी दे देता हूं। मैं फाइटोन्यूट्रिएंट डाइट या फाइटो डाइट का प्रबल समर्थक हूं, जिसे हम अपने क्लिनिक में बड़े सफलतापूर्वक व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। जब इसे व्यक्तिगत माइक्रोबायोम पुनर्संतुलन के साथ जोड़ा जाता है तो हम अक्सर कुछ ही हफ्तों में लक्षणों में महत्वपूर्ण सुधार देखते हैं। इसलिए उपचार में फाइटोन्यूट्रिएंट्स की भूमिका को गहराई से समझने के लिए अन्य वीडियो भी जरूर देखें। अब जब बात आती है यह मूल्यांकन करने की कि उपवास या कोई भी आहार प्रभावी है या नहीं, तो मैं वही 4 मानदंड उपयोग करता हूं। तो ये रहे वे मानदंड। फाइटोन्यूट्रिएंट की घनता और विविधता, मैक्रोन्यूट्रिएंट आवश्यकताएं, माइक्रोबायोम की विशिष्टता और खाद्य संवेदनशीलता। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मानदंड क्यों महत्वपूर्ण है, तो उस वीडियो को फिर से देखें, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए आदर्श आहार। उसका लिंक विवरण में है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं उन्हें यहाँ संक्षेप में दोहरा देता हूँ। फाइटोन्यूट्रिएंट की घनता और विविधता। फाइटोन्यूट्रिएंट्स शक्तिशाली सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो मानव शरीर में सूजन को कम करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। कई अध्ययनों ने यह उजागर किया है कि ये पोषक तत्व अल्सरेटिव कोलाइटिस के प्रबंधन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ एक अध्ययन है जो पॉलीफेनोल क्वेरसेटिन और अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसकी महत्ता को दर्शाता है। यहाँ एक और अध्ययन है जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में टर्पीन पर केंद्रित है। यहाँ एक और अध्ययन है जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में प्रीबायोटिक फाइबर और रेजिस्टेंट प्लांट स्टार्च की भूमिका पर चर्चा करता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स वे आणविक यौगिक हैं जो मुख्य रूप से पौधों और कवक में पाए जाते हैं और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इनमें सुपरफ्यूड्स, सूक्ष्म पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल हैं। अनुसंधान लगातार यह दर्शाता है कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स के साथ सप्लीमेंट लेने से अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है, और इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स को कई समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे टर्पीन, फिनोल, क्लोरोफिल, थायोसाइनेट्स, फाइटोएंजाइम्स, फाइटोओनेल्स, प्रीबायोटिक्स और एल्कलॉइड्स। हालांकि चुकंदर से मिलने वाले बेटालेंस और मशरूम से मिलने वाले हेरिसेनोन जैसे कम झात समूह भी हैं। इन 8 मुख्य श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करने से आप अल्सरेटिव कोलाइटिस से ठीक होने के लिए सभी आवश्यक तत्वों को कवर कर रहे हैं। इन पोषक तत्वों की कमी मस्तिष्क आंत प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण संबंध को बाधित कर सकती है, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी सूजन संबंधी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। लक्ष्य यह है कि आप रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों से अपने फाइटोन्यूट्रिएंट सेवन को अधिकतम और अनुकूलित करें, और अधिकतम और अनुकूलित करने से मेरा मतलब है कि अपने आहार में फाइटोन्यूट्रिएंट्स की विविधता और सांद्रता दोनों को बढ़ाना। इन पोषक तत्वों की कमी वाला आहार आपके शरीर के लिए सूजन पर काबू पाना मुश्किल बना सकता है।
अब जब बात उपवास की आती है तो हम स्वाभाविक रूप से कम फाइटोन्यूट्रिएंट्स का सेवन करते हैं क्योंकि हम कम खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते। और वास्तव में उपवास के दौरान फाइटोन्यूट्रिएंट्स का सेवन न्यूनतम होता है, अगर पूरी तरह से अनुपस्थित ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपकी पाचन नली खाली होती है तो आप अस्थायी रूप से बेहतर महसूस कर सकते हैं। कम भोजन का मतलब है पचाने के लिए कम चीजें, इसलिए आंतों पर कम दबाव पड़ता है। हालांकि उपवास के दौरान फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बिना आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली नियंत्रित नहीं हो रही होती है। इसी वजह से जैसे ही आप उपवास छोड़ते हैं, लक्षण फिर से लौट आते हैं। एक सलाह जो मैं देता हूं वह यह है कि अगर आप वाटर फास्ट या 6 से 8 घंटे की खाने की विंडो में इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की योजना बना रहे हैं तो हर्बल चाय को शामिल करें। हर्बल चाय फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे पॉलीफेनोल्स और टर्पीन जैसे यौगिक बिना अतिरिक्त कैलोरी के प्रदान करती है, और ये यौगिक सूजन को कम करने में बेहद सहायक होते हैं और उपवास की प्रक्रिया के दौरान आपके शरीर का समर्थन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में मैक्रो आवश्यकताओं की। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का संक्षिप्त रूप है। ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होते हैं जिनकी शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए आवश्यकता होती है। मेरी वेबसाइट पर एक उपयोगी टूल है जिसे मैक्रो कैलकुलेटर कहा जाता है, जो आपकी ऊंचाई, वजन, लिंग और गतिविधि स्तर के आधार पर आपके शरीर की रखरखाव आवश्यकताओं का निर्धारण करने में मदद करता है। और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अनुमान आपके शरीर के आदर्श शारीरिक कार्य पर आधारित हैं। लेकिन जब उपवास की बात आती है तो या तो आपको ये पोषक तत्व बिल्कुल नहीं मिलते या समय के साथ कम मात्रा में मिलते हैं। और इसी से मैं उपवास के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करने की ओर बढ़ता हूँ। सबसे पहले आपके पास वाटर फास्ट होते हैं जो 24, 28, 72 घंटे या यहाँ तक कि 5 से 14 दिनों तक भी हो सकते हैं। आप पूरी तरह से कैलोरी प्रतिबंध भी अपना सकते हैं, जिसमें प्रतिदिन 800 से 1000 कैलोरी से कम का सेवन किया जाता है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि एक निर्धारित समय सीमा में खाना, जैसे 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे की विंडो में। और आप दिन में केवल एक बार भोजन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी सारी कैलोरी एक ही बार में लेते हैं। तरीका चाहे जो भी हो, इसका मुख्य लाभ कीटोसिस से ही मिलता है। कीटोसिस वह अवस्था है जिसमें शरीर अब ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग नहीं कर सकता, बल्कि इसके बजाय संग्रहित वसा और मांसपेशियों पर निर्भर करता है। उपवास के समर्थक अक्सर एक प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं जिसे ऑटोफैगी कहा जाता है, जिसमें शरीर पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की सफाई करता है, और यह एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रक्रिया है। हालांकि इन रणनीतियों के कुछ नुकसान भी हैं। हालांकि ये अल्पकालिक रूप में लक्षणों को कम कर सकते हैं, लेकिन लक्षण लगभग हमेशा वापस आ जाते हैं। और मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ खून, बलगम, पेट दर्द, आंतरिक संवेदनशीलता की। तो दूसरी बार, तीसरी बार या अगर आप लंबे समय तक उपवास करते रहते हैं तो क्या होता है? जब लक्षण वापस आते हैं तो खाना खाना और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको भोजन के बाद भी फूला हुआ, गैसी, सुस्त और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। और ये लक्षण आपको फिर से खाने से हिचकिचाने पर मजबूर कर सकते हैं, जिससे एक दुष्चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है, खासकर अगर आपका वजन कम है। 18 या उससे कम का बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले लोगों के लिए खास तौर पर समस्या पैदा करता है, और आप क्लिनिक की वेबसाइट पर बीएमआई कैलकुलेटर में अपनी लंबाई और वजन डालकर आसानी से अपना बीएमआई जांच सकते हैं। अगर आपका बीएमआई 18 से कम है और आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो यह एक गंभीर समस्या है। और मैंने ऐसे लोगों का इलाज किया है जिनका बीएमआई थेरीन तक भी था, जो कि बेहद गंभीर स्थिति है। जब अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले किसी व्यक्ति का बीएमआई कम होता है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर एक कैटाबोलिक अवस्था में है, जिसमें मांसपेशियों और प्रोटीन का निर्माण करने के बजाय उनका टूटना शुरू हो जाता है, जिससे आंतों के ठीक होने में बाधा आती है। इनमें से कई मरीजों को भोजन सहन करने में कठिनाई होती है और उन्हें अपने आहार में भोजन दोबारा शामिल करने के लिए सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मुख्य बात, असंतुलित आंत माइक्रोबायोम का समाधान कभी भी खाना बंद करना या भोजन से बचना नहीं होना चाहिए, भले ही उपवास अस्थायी रूप से अच्छा लगे। और मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं खुद भी उपवास किया करता था, इसलिए मुझे इसकी आकर्षण अच्छी तरह समझ में आती है। लेकिन भोजन से बचने के बजाय सबसे पहले सूजन को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। एक बार जब यह हासिल हो जाता है तो सामान्य रूप से खाना फिर से संभव हो जाता है। जब मेरे मरीज इस तरीके को अपनाते हैं तो वे वास्तव में स्वस्थ होने का अनुभव करते हैं। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए सही आहार खोजने की उम्मीद खो चुके हैं और अंत में वे पूरी तरह से भोजन से बचने लगते हैं। यहाँ एक हालिया अध्ययन है जो दिखाता है कि लंबे समय तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करना वास्तव में हृदय संबंधी मृत्यु के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक कैलोरी की मात्रा कम रखते हैं, हम कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे हैं, तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपका वजन कम हो सकता है और मांसपेशियों की क्षति हो सकती है। आपको थायराइड की समस्या हो सकती है।
आपको कोर्टिसोल और सिंपैथेटिक एंडोक्राइन डिसफंक्शन, नींद में गड़बड़ी, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण हो सकता है, जिससे घाव भरने की प्रक्रिया और सूजन नियंत्रण में बाधा आती है। मतली, रिफ्लक्स, पेट भरा हुआ महसूस होना और भूख में कमी, साथ ही गंभीर रुक रुक कर थकान हो सकती है। और मैं इस बात पर इसलिए जोर देता हूं क्योंकि एक अस्वस्थ आंत माइक्रोबायोम का समाधान कभी भी भोजन से बचना या पूरी तरह से खाना बंद करना नहीं होना चाहिए। इसके बजाय मुख्य ध्यान पहले सूजन को कम करने पर होना चाहिए और फिर धीरे धीरे सामान्य खाने की आदतों की ओर लौटना चाहिए। दुर्भाग्यवश अल्सरेटिव कोलाइटिस से जूझ रहे कई लोग आदर्श आहार खोजने के विचार को छोड़ चुके हैं और पूरी तरह से भोजन से बचने का सहारा ले सकते हैं। अगर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस को नियंत्रित करने के लिए आदर्श मैक्रोन्यूट्रिएंट संतुलन निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर ध्यान केंद्रित करें। सूजन को कम करने के लिए मैं सलाह देता हूं कि आपकी दैनिक कैलोरी का लगभग 50% वसा से आए, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रत्येक लगभग 25% हो। कार्बोहाइड्रेट को आहार का छोटा हिस्सा बनाने का कारण, खासकर शुरुआत में, यह है कि आंत में मौजूद बैक्टीरिया और विशेष रूप से हानिकारक सूक्ष्मजीव जैसे कैंडिडा शक्कर पर पनपते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट पर निर्भर रहते हैं और अगर आपका माइक्रोबायोम पहले से ही असंतुलित है तो उसमें शक्कर मिलाने से समस्या और भी बढ़ सकती है। मूल रूप से आपकी आंत में खराब बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, आप उन्हें शक्कर, कार्ब्स और फाइबर खिलाते हैं और इससे आंत में सूजन हो जाती है। ये अवलोकन मेरे हजारों मरीजों के साथ काम करने के व्यापक अनुभव से आया है, न कि किसी विशेष वैज्ञानिक अध्ययन से। अब अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों का सेवन और भी कम करना पड़ सकता है। साथ ही प्रोटीन का सेवन बढ़ाना और कुल कैलोरी कम करनी होगी। दूसरी ओर, अगर आप वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए कुल कैलोरी सेवन बढ़ाना और कार्ब्स और वसा के बीच एक संतुलित अनुपात खोजना जरूरी है। सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस दोनों की वृद्धि को उत्तेजित कर सकते हैं। इसी तरह प्रोसेस्ड आटे में पाए जाने वाले सरल स्टार्च भी अल्सरेटिव कोलाइटिस में बैक्टीरिया और फंगस की अत्यधिक वृद्धि का कारण बन सकते हैं। अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करना आपके स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी मददगार हो सकता है। इसमें कुछ प्रयास जरूर लगता है, लेकिन यह इसके लायक है और लगातार ट्रैकिंग के साथ यह तरीका वास्तव में आपकी डाइट बैलेंस और अल्सरेटिव कोलाइटिस में दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप मेरे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं या नीचे दिए गए विवरण में अतिरिक्त संसाधनों के लिए देख सकते हैं। मैंने इसमें बॉडी मास कैलकुलेटर, अल्सरेटिव कोलाइटिस में मदद करने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स की गाइड और मैक्रोन्यूट्रिएंट कैलकुलेटर के लिंक शामिल किए हैं, जिससे आप अपनी दैनिक कार्ब, फैट और प्रोटीन की ज़रूरतें जान सकते हैं। इसके अलावा फाइबर और स्टार्च गाइड्स भी हैं, जो आपको उन कार्बोहाइड्रेट्स से बचने में मदद करेंगे जो आपके गॉट माइक्रोबायोम की समस्या को और ख़राब कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं मरीजों के साथ सीधे काम करता हूं ताकि वे इन सिद्धांतों का उपयोग करके अपनी डाइट बना सकें और उन्हें इसमें बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। उनके लक्षणों में काफी सुधार होता है और वे अपनी दवाइयां छोड़कर स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम हो जाते हैं। फाइटो डाइट, जिसे मैं अपने अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों के लिए विशेष रूप से सुझाता हूं और नियमित रूप से उपयोग करता हूं, माइक्रोबायोम को फिर से संतुलित करने और फाइटोन्यूट्रिएंट की कमी को दूर करने में बेहद प्रभावी है। यह लंबे समय तक पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए फूड सेंसिटिविटी से भी बचाता है। जो लोग पर्याप्त नहीं खा रहे हैं, उनके लिए आमतौर पर इसका मतलब है कि आपको काफी ज्यादा खाना चाहिए। हालांकि आप ऐसे खाद्य पदार्थ अधिक खाएंगे जो न केवल आपको स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाने में मदद करेंगे, बल्कि सही तरीके से सूजन को भी ठीक करेंगे। यह लंबे समय तक कम खाने के नकारात्मक परिणामों से भी बचाता है। फास्टिंग के प्रभावों को पलटना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही तरीके से किया जाए तो यह बिल्कुल संभव है। तो संक्षेप में, मैं जिन मापदंडों का उपयोग करता हूं यह तय करने के लिए कि क्या कोई डाइट अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीजों में लंबे समय तक सूजन को पलटने के लिए काम करेगी, वे हैं फाइटोन्यूट्रिएंट पर ध्यान, पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, माइक्रोबायोम की विशिष्टता और फूड सेंसिटिविटी से बचाव। ठीक है, एक आखिरी बात, मैं नीचे आपकी टिप्पणियां सुनना चाहूंगा। उन खाद्य पदार्थों के बारे में टिप्पणी करें जो आपकी सूजन को बढ़ाते हैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस में उनसे बचने के लिए आपने क्या किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इससे मदद मिलेगी। ये डॉ. चानू दसारी हैं, माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से, और मैं आपको अगली बार मिलूंगा।